So hello friends, this is Om Agarwal with my first tutorial class of accountancy class 11th. कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा है, स्टूडेंट्स का भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है, उनका एक पूरा मंथ वेस्ट हो चुका है और अब जिन बच्चों ने कोचिंग्स ज्वाइन भी करी हैं उनको भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही, उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उनकी इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं अपने एक अकाउंटेंसी क्लास जो है वो आज शुरू कर रहा हूँ। आज डे 1 है हमारा। हम पहले चैप्टर जो कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी है उसके साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा आप लोगों से ये प्रॉमिस है कि मेरी सारी क्लासेस को स्टडी करने के बाद विद इन अ मंथ और 2 यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ नॉट ओनली ऑफ योर बुक बट ऑफ अदर बुक्स ऑल्सो। और ना सिर्फ इतना, आप अपने दोस्तों तक के भी डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं बिकॉज आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा पॉलिश हो चुके होंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए हम आज अपना डे 1 जो कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी का क्लास 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना ये चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ऑलमोस्ट, बल्कि हर कोई जो है वो किसी न किसी स्मॉल शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर या फिर किराने वाले इसके यहाँ और ऐसे किसी भी स्मॉल शॉप्स काइंड ऑफ थिंग्स में मतलब जाते ज़रूर होंगे और वहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि उन लोगों के पास अपना कोई एक पेन या फिर कोई एक पेंसिल और नीचे एक छोटी सी डायरी या फिर कोई रजिस्टर जरूर होता है जिसमें वो अपने हर कस्टमर का नाम नोट करते हैं, उनका जो उन्होंने जो सामान खरीदा है वो नोट करते हैं, उसकी क्वांटिटी नोट करते हैं। तो आप लोगों के माइंड में कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि जो है वो यार इस पर्सन के पास में एक दिन में कितने सारे जो है वो लोग आते हैं और ये उन सबका रिकॉर्ड कैसे आखिर मेंटेन कर पाता है, उसके लिए कितना मेसी हो जाता होगा इन सारे पर्सन्स के नाम को रिकॉर्ड करना, आफ्टर दैट एक डायरी मेंटेन करना जो हर मंथ के लास्ट में उसको टैक्सेस भी पे करने हैं आफ्टर एवरी क्वार्टर। तो उसके लिए कितना ज़्यादा टफ होता होगा ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना। सो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमें इसी चीज़ के बारे में बताता है कि ऐसी ही किसी मेसी अकाउंटिंग बुक्स से मीट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईसीएआई ने हमको गाइडलाइंस दी हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करे हैं जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स को बहुत ही इजीली और समराइज्ड वे में फॉर्म कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा मेसी ना हो और बहुत ही इजीली हम उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें। तो मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे अपने प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ने को मिलेगा, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरह से मार्क कर लें और इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से आपको अपने माइंड में बिठा लेना है कि ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है और हमें इस कॉन्सेप्ट का फर्दर यूज कहाँ पे और कैसे कैसे करना है पूरी अकाउंटिंग 11th एज वेल एज इन 12th। सो ये कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि एक तरफ हमारा बिजनेस है और दूसरी तरफ जो भी उस बिजनेस को रन कर रहा है वो ओनर है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे क्लियरली ये कहता है कि बिजनेस और ओनर आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों एक स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे के लिए और बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी ओनर की किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होगी कभी भी। और हम जब भी अकाउंटिंग या फिर अपने बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं तो हम हमेशा बिजनेस के एस्पेक्ट से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सोचने वाले हैं और उसी के प्रॉफिट के उसके मतलब जो भी वो बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने वाला है हमें सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। ओनर की इनकम या फिर ओनर के पर्सनल प्रॉफिट से या फिर खर्चों से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर ओनर बिजनेस से कोई भी चीज लेता है या कोई भी पैसे या कुछ भी उसका बिजनेस की अपनी एसेट्स को ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के इस्तेमाल के लिए यूज करता है, देन वो कंप्लीटली बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है तो आप ये कह सकते हैं कि वो ओनर बिजनेस की चीजों को अपने लिए एज अ लोन या फिर एज अ रेंटल उस पर जो है यूज कर रहा है। तो फ्यूचर में उस ओनर को, उस बिजनेस को, अपने उस बिजनेस को जो कि एक्चुअली में उसका उसी का है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर आईसीआई हमसे ये कहता है कि हम दोनों को सेपरेट रख करके अकाउंटिंग करने वाले हैं। इसलिए वो अगर अपने बिजनेस की कोई चीज यूज कर भी रहा है देन ऑल्सो इट इज ट्रीटेड एज अ रेंटल प्रॉपर्टी, जो कि वो एक एज अ लोन या फिर ऐसे इन टर्म्स में आप उसको देख सकते हैं कि उस ओनर ने अपने ही बिजनेस से या फिर बिजनेस ने अपने ओनर को वो एज अ लोन उसको यूज करने के लिए दिया है। सो अब हम आते हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो 4 बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटेंसी में जो आपको थ्रू आउट द अकाउंटिंग हर समय देखने को मिलेंगे। दैट इज द एसेट,
लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। सो अब ये चारों चीजें होती क्या है? आपने एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इन चारों चीजों के बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, पहले भी बहुत बार आप सब टर्म से जो है वो आपने ये टर्म जरूर सुने होंगे। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर इस अकाउंटेंसी में इन चारों वर्ड्स का बेसिक मतलब आखिर है क्या, हम इसको कैसे जो है वो फर्दर यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम टू द टर्म एसेट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एसेट? आप इसको अगर बिल्कुल एक हिंदी में कहना चाहें तो हिंदी में आप इसको एक पूंजी के तौर पे जो है वो कह सकते हैं। अगर आपके पास में कोई एक पीस ऑफ लैंड है या फिर पीस ऑफ बिल्डिंग है जिसको आप फर्दर बेस करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या फिर आपको इससे फ्यूचर में फायदा होने वाला है, या फिर अगर मैं किसी प्रोडक्शन कंपनी की बात करूं जो प्रोडक्शन करती है, उसके लिए उसकी मशीनरी हो गई या फिर उसकी जो लेबर हो गई, वो एक एसेट है, क्योंकि उससे वो आगे फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करने वाला है गुड्स को प्रोड्यूस करके, उनकी मदद से वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला है और उससे प्रॉफिट जनरेट करने वाला है। तो ऐसी कोई भी चीज जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद करे, और फ्यूचर में एक और आप इसको कह सकते हैं कि जो है कैश में ये कन्वर्टेबल भी हो, ऐसी कोई भी चीज, या फिर खुद ये कैश के टर्म्स में हो, जैसे कि पैसे जो सेविंग्स आप करते हैं या फिर जो पैसे आपके पास है वो भी एक एसेट ही है। तो ऐसी कोई भी चीज एक एसेट के अंडर में आती है। नाउ विल कम टू लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या होती है? आपने सुना होगा कि यार मैंने किसी से जो है वो लोन लिया है और मैं उसको वो लोन पे करने के लिए मेरे ऊपर उसके लिए लायबिलिटी आ चुकी है, मैं लायबल हूँ उसको पे करने के लिए। एक तरह से आप ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि अगर आपने उस लोन को पे नहीं करा तो लायबिलिटी बेसिकली यही हमको बताता है कि हमें आगे चल के या फिर कभी भी जो है वो फ्यूचर में हमारे ऊपर हम लोगों ने किसी से कोई लोन लिया होगा या फिर हम उसको वो चीज कोई चीज पे करने के या कोई भी चीज देने के लिए लायबल हैं, और वो जो है वो टर्म्स लायबिलिटी के अंडर में आएंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस? कोई भी ऐसा खर्चा, एक्सपेंस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा कि यार मैंने खर्चा कर दिया, मेरा एक्सपेंसेस हो गए, लेकिन बेसिकली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है कि जो है आपने सपोज करिए आप एक प्रोडक्शन कंपनी है या फिर एक मैन्युफैक्चरर है, तो आप अपनी फैक्ट्री में कोई गुड्स प्रोड्यूस करते होंगे, कोई ना कोई चीज मैन्युफैक्चर जब करते हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आप लोगों ने जितने भी खर्चे या फिर प्रोड्यूसर जो भी खर्चे करता है, हम बेसिकली क्योंकि सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए लगने वाले जो खर्चे हैं, जैसे कि हमने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, अपने वर्कर्स को वेजेस दिया है, या फिर हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक एक्सपेंस के उसमें आती है कि जो है हमने अपने प्रोडक्शन के लिए ऐसे ऐसे पैसों को खर्च करा है सिर्फ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हम जिस चीज का हमारा बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई खर्चा हो रहा है या फिर उस बिजनेस के लिए कोई खर्चा हो रहा है, तो फिर वो सब एक्सपेंसेस में जाएगा। नाउ वील कम टू द नेक्स्ट। तो हम आते हैं अपने चौथे अकाउंटिंग टर्म पे, जो कि है हमारा इनकम। अब इनकम क्या चीज होती है? जैसे आपने टर्म सुना होगा एक रेवेन्यू। आपने कोई भी चीज बेची है मार्केट में, तो उससे आपको जो भी पैसे मिले हैं वो आपका रेवेन्यू है। सपोज करिए आपने 1000 रुपए का कोई गुड है, वो आपने मार्केट में बेच दिया, तो वो पूरे 1000 रुपए आपके रेवेन्यू है। अब हमारा जो एक्सपेंस है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो एक्सपेंस क्या चीज होती है कि एक्सपेंस जैसे आपने उस 1000 रुपए के गुड्स को बनाने के लिए जो खर्चा करने वाले हैं आप उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपका एक्सपेंस है, बिकॉज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड, दैट इज योर एक्सपेंस। तो आपने इस गुड को, इस 1000 रुपीज के गुड्स को मार्केट में बेचा, लेकिन आपने सपोज करिए कि इसको बनाने के लिए अपने एक्सपेंसेस खर्च करें 900 रुपीज। तो दोनों आपके जो रेवेन्यू होने वाला है और जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसका जो डिफरेंस आने वाला है, सपोज 1000 and minus 900, that is 100 rupees. That 100 rupees, that difference of revenue and expenses is called income. You can also understand income by the term profit. Profit क्या चीज होती है? जो सरप्लस अमाउंट आपने कमाया है खर्चा करने, आपने कोई चीज 1000 रुपए की, उसको आपने 110 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया, सॉरी, तो वो जो 100 रुपीज आपने सरप्लस कमाए हैं वो आपका प्रॉफिट है। सिमिलरली आपने 900 रुपए खर्चा करके कोई चीज बनाई और उस चीज को आपने 1000 रुपए में मार्केट में बेच दिया, तो वो जो 100 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाए वो आपकी इनकम होने वाली है। और वो जो आपने 1000 रुपीज का गुड बेचा है मार्केट में, वो पूरा 1000 रुपी मनी आपका रेवेन्यू होने वाला है, ना कि प्रॉफिट और नॉर इनकम।
तो अब हम आते हैं कि आपने अगले हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। आपने कंप्यूटर्स वगैरह जरूर यूज करते होंगे आप लोग, और मोबाइल फोन्स तो खैर आजकल सब लोग चलाते ही हैं, अभी इनफैक्ट आप मोबाइल फोन पे ही मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात लगती होगी कि यार मैं इससे मतलब कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, अल्फाबेट्स वगैरह कोई चीज़ टाइप करता हूँ, तो जो है वो आखिर इसमें वो चीज़ वो कैसे, वो हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी गैजेट हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग कैसे जो है वो उसमें हमारी चीज़ों को समझ पाता है, हमारी बातों को समझ पाता है, जबकि वो तो एक मैकेनिकल मशीन है, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज कैसे समझ सकता है। तो एक्चुअली बेसिकली होता यह है कि जो हम कीज उसमें एंटर करते हैं, जब हम कीज दबाते हैं तो उसके थ्रू वो मैसेज कंप्यूटर की या फिर उस गैजेट की लैंग्वेज में ट्रांसफर करके उसको समझाता है, और इससे वो हमारी बातों को समझ पाता है। तो सिमिलरली हर चीज की अपनी लैंग्वेज होती है। आपने सुना होगा एनिमल्स अपनी एक अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, हम ह्यूमंस की एक अलग लैंग्वेज है, और वैसे ही जो है वो गैजेट्स की भी अलग लैंग्वेज है। सिमिलरली आपने देखा हो केमिस्ट्री भी जो है वो केमिकल के उसमें टर्म्स में बात करती है, उसकी भी एक अलग लैंग्वेज होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं, वो उस लैंग्वेज में समझता है बातों को। सिमिलरली अकाउंटेंसी भी जो है वो एक अपनी लैंग्वेज है उसकी, वो उस लैंग्वेज में चीजों को समझता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ की एक अपनी अलग लैंग्वेज होती है, सिमिलरली अकाउंटेंसी की भी एक अपनी अलग लैंग्वेज है, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझ सकती, इसलिए हमको उससे बात करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए उसको उसी की लैंग्वेज में हमको ऑर्डर्स देने होंगे, उसी की लैंग्वेज में हम उसको जो है वो उससे ट्रीट करने वाले हैं। सो बेसिकली अकाउंटेंसी में दो ही टर्म्स अकाउंटेंसी समझती है, दैट इज द डेबिट एंड क्रेडिट। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो कि आपको पूरी बुक में हर क्वेश्चंस में आप भी यूज करने वाले हैं वो आपको मिलेगी, दैट इज DR एंड CR। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। सो अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू आवर AS1 हमारे पास में 3 बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं। एक जैसे कि आप जैसे कह सकते हैं कि उन रूल्स का हमको यूज़ करना है थ्रू आउट द अकाउंटिंग, और उन प्रिंसिपल्स को समझे बिना हम फर्दर अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। तो हमें वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पहले यहाँ पे समझते हैं हम बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द AS1 दैट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो हमारा पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमसे कहना क्या चाहता है, इसका जो नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसके नाम से ये अपने मीनिंग को जस्टिफाई भी करता है। आप समझ सकते हैं इसके नाम से कि ये कहना हमसे ये चाहता है बेसिकली कि जो बिजनेस है हमारा, जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसके अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाले हम, तो हमारा जो बिजनेस है वो कभी एक आध महीने या फिर 2 महीने या 1 साल 2 साल के लिए हम उसकी अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर करने वाले हैं। इसका नाम ही हमसे ये कहना चाहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होने वाला है। ये सालों साल हमारा ये जो बिजनेस है ये चलने वाला है, हम ये मान करके इसकी हमेशा अकाउंट्स की बुक्स जो है वो प्रिपेयर करने वाले हैं। अब जो हमारा सेकंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू AS1, दैट इज द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमसे बेसिकली ये कहना चाहता है कि कंसिस्टेंसी, जैसे उसका नाम ही है कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का मतलब एक होता है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी ये जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है ये हमसे ये कहना चाहता है कि हम जो भी अकाउंटिंग मेथड या फिर जो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, अपनी पहली बारी हमने जब अकाउंट्स मेंटेन करे हैं उस दौरान हमने जो भी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर जो भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करा है, हमें उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, उन्हीं मेथड्स को कंटिन्यू रखना है, उनको चेंज बार बार बीच बीच में नहीं करना है हमें, जिससे कि जो है हमें एक क्लियर और एक स्पेसिफिक प्रॉफिट ऑफ अकाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको दिखाई दे, हमेशा हमारे जो अकाउंट्स मेंटेन हो बिल्कुल परफेक्ट मेंटेन हो। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट जो आता है, जो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये हमसे ये कहता है कि अगर जैसे आज हमको पता है कि यार आगे फ्यूचर में 1 आध साल बाद या कुछ टाइम के बाद हमको कोई तरह का एक्सपेंस होने वाला है या फिर कोई इनकम भी होने वाली है, तो हमसे ये कॉन्सेप्ट या अकाउंट्स ये कहती है या ICAI या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि लॉ के हिसाब से हमें उस फ्यूचर में होने वाले कोई भी एक्सपेंस या फिर इनकम, चाहे आपने उसके लिए कोई पैसे ना भी खर्च करे हो, हमें उसे आज ही शो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट आएगा ईयरली बेसिस पर,
उसमें कोई भी डेविएशंस हमको दिखाई नहीं देंगी। वो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आने वाला है। बिकॉज फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से उसको समझते हैं, जैसे अगर किसी के घर में कोई बेटी कभी पैदा होती है तो उसको ये बात अच्छी तरह से पता है कि यार फ्यूचर में जो है वो 25-30 साल 21 से 25 साल के बाद उसकी शादी भी होने वाली है, तो उसके लिए हमें उस समय वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो आज ही से उसके लिए सेव करना शुरू करते हैं, उसके लिए एक इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में उस इकट्ठे हैंडसम मनी को जो है वो अरेंज करने में उनको ईजी हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हमें फ्यूचर में होने वाला होता है, हम उसके लिए आज ही से पैसे जोड़ना शुरू करते हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमसे यही कहना चाहता है कि फ्यूचर में चाहे आपने अभी उसके लिए पैसे दिए हो या ना दिए हो, लेकिन अगर आपको पता है ऐसा कुछ होने वाला है तो आपको अभी से उसके अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। सो आज हमारी पहली क्लास थी, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उसके लिए मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी, वो जो कॉन्टैक्ट है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं फ़ोन करके, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सारे डाउट्स जो भी हैं सीरियल ऑर्डर में। मैं जल्दी से जल्दी उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ मैं आपसे और ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, आपके और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ये मेरा वादा है आपसे। और आप लोगों को ये अकाउंट्स जो कि अभी बहुत बोरिंग सी लग रही है यार, इतनी मोटी बुकिंग कैसे होगी है, और ये आपको बहुत ईजी लगेगी, आप विद इन सेकंड्स इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एंड दैट्स माय प्रॉमिस, एंड थैंक यू फॉर टुडे।